हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो है रीजनिंग में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर इन द सेंस आप कह सकते हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, जो आपके घरों में दीवारों पर टंगा होता है, उसी कैलेंडर के बारे में जो है हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है। तो बच्चों, कैलेंडर के अंदर बहुत से बच्चों को बहुत से डाउट भी रहते हैं, तो उन डाउट को आज जो है हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कैलेंडर में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी। देखो, कैलेंडर में हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है हमारे पास। देखो, क्वेश्चन में जो है आपको क्या कहेगा, आपको एक दिन दे देगा, है ना। जैसे हमारे पास 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, है ना, जिनको हम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसा कि आप जानते हैं ना। तो हमें कैलेंडर में क्वेश्चन में क्या देगा, एक दिन दे देगा, है ना। आपको कह देगा कि आज सपोज करो 15 मार्च है ना, आज का दिन क्या है 15 मार्च। 15 मार्च को क्या है, मंडे है, सपोज कर लो, है ना। तो आपको पूछ लेगा कि 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, है ना। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। या आपको किसी बैकडेट में ईयर दे देगा आपको, है ना, कि 15 मार्च को 1870 में मंडे था, तो आपने बताना है कि 2020 में 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमें जो है क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें जो है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, वो डेज कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास होता है मंडे, एक होता है ट्यूसडे, एक होता है हमारे पास वेडनेसडे, एक होता है हमारे पास थर्सडे, एक होता है हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अगर आपको कहे कि कैलेंडर का फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो आपने क्या कहना है कि कैलेंडर का फर्स्ट डे कौन सा होता है, हमारे पास मंडे। अगर जब भी हम कैलेंडर में बात करेंगे कि हमारा पहले नंबर का दिन कौन सा होता है, तो इसके अंदर कौन सा होता है हमारा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या देखना है, हमारे पास 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और वो डेज कौन कौन से हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। और अगर आपको पूछ ले कि कैलेंडर में फर्स्ट डे कौन सा होता है हमारा, तो मंडे होता है ना। और सेकंड डे की बात करें तो ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, और फोर्थ डे हमारा थर्सडे, फिफ्थ डे हमारा कौन सा होगा, फ्राइडे, और सैटरडे हमारा 6th डे होगा, और संडे हमारा जो होगा 7th डे होगा, या इसको 0 पे भी हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर में हमें जो है इन डेज का जो है वो पूछता है कि अगर इस डेट को ये दिन है, तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो इन्हीं डेज में से हमने बताना है इसके अंदर। तो देखो, हमारे पास जो है, जो मैंने आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है। देखो, ये कहते हैं कि 15 मार्च को मंडे है, और आपने बताना है कि 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो 15 मार्च का दिन है, इस दिन को छोड़कर 25 अप्रैल तक सारे के सारे दिन जो है काउंट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो 15 मार्च का दिन छोड़ के मार्च के महीने में कितने दिन बचेंगे, मार्च का महीना 31 का होता है ना। तो 15 मार्च के बाद मार्च में कितने दिन बचेंगे, तो हमारे पास 16 दिन बचते हैं यहाँ पे मार्च के, और 25 ये वाले दिन अप्रैल के, प्लस 25 कर देते हैं इसके अंदर, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 41 आएगा। ठीक है, इस 41 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। इस 41 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिमाइंडर बचता है हमारा 6। इस 6 को अब यहाँ से आपने ध्यान से समझना है, ये जो हमारे पास यहाँ पर 6 वैल्यू जो गिवन आई है, रिमाइंडर जो बचा है, इसका शेषफल जिसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको हम काउंट करते हैं इसके अंदर और डेज, या फिर इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा डेज। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, और डेज बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, अब आप कहोगे कि सर हमें जो है इसको 7 से क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि जब भी हम जो ये और डेज निकालते हैं, एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, तो हमें जो है इसको 7 से डिवाइड करना पड़ता है। 7 ही क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि वीक में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, इसलिए हमने जो है इसको 7 से डिवाइड किया है। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो ही हमारा ओड डेज या एक्स्ट्रा डेज कहलाएगा। ठीक है,
जब ये रिमाइंडर बचता है, इस ओड डेज को या एक्स्ट्रा डेज को हम इस दिन में प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मंडे जो है कितने के बराबर है, 1 के बराबर, तो मंडे का दिन 1 प्लस एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, 6, तो 6 में 1 को प्लस करके हमारे पास 7 बनता है। तो हमने देखना है कि 7 पे हमारा कौन सा डेज आया, संडे आया, तो संडे जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो अब की बार यहाँ पर क्या है, 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल का दिन है और उस दिन आपको दे देता है ट्यूसडे। ठीक है, फिर आपको कहता है कि हमें बताओ कि 12 मई को कौन सा दिन होगा। अब हमने फिर से वही बात दोहरानी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 22 अप्रैल का ये वाला दिन छोड़कर इसके अंदर हम 12 मई तक सारे के सारे जो डेज हैं वो काउंट कर लेते हैं। अब देखो अप्रैल का महीना कितने का होता है, 30 का महीना होता है अप्रैल का। अब 22 अप्रैल के बाद कितने दिन बचे हैं अप्रैल के महीने में, हमारे पास बचेंगे 8 दिन, है ना। कितने दिन बचेंगे, 8 दिन बचेंगे 22 अप्रैल के बाद। ठीक है ना, अप्रैल के महीने में। और 12 मई तक हमने यहाँ काउंट करना है, तो 8 में 12 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा बच्चों हमारा 20। क्योंकि हमारे पास ये 20 आया है, इसको हम 7 से भाग करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात निकल के आती है, देखो यहाँ पर हमारे जो एक्स्ट्रा डेज आए हैं वो कितने हैं, 20। हम इसको 7 से भाग करते हैं। जब भी हमारे पास ये जो दिन है, यहाँ पर टोटल दिन कितने निकाले 20, ये जब भी 7 से ज़्यादा होंगे ना, 7 से ज़्यादा होंगे तो हमें इसको 7 से भाग करना पड़ेगा। ये भी आपने बात जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जब भी यहाँ पर जो हमारे दिन आएंगे वो अगर 7 से ज़्यादा होंगे तो हम उसको 7 से भाग करेंगे। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसको 7 से भाग करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 20 को अगर 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास 6 बचेगा, है ना। तो इस 6 को हम इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ट्यूसडे वाला दिन कौन सा हुआ हमारे पास, 2 पे। 2 के बाद अगर हम इसको 6 प्लस करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास कितना बचता है, 8। अब 7 तक हमने देखा कि 7 तो हमारे पास यहाँ पे आया, और 7 के बाद हम दोबारा से फिर आते हैं तो हमारे पास 8 की काउंटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा दिन होगा बच्चों, मंडे होगा। ठीक है ना, मंडे होगा हमारे पास यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। अगर यहाँ पर सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास सपोज करो यहाँ पे अगर ये 22 अप्रैल है, आपको पूछ लेता है यहाँ पर कि हमें जो है 27 अप्रैल का दिन बताओ कौन सा होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर कितने दिनों का डिफरेंस हुआ बच्चों हमारे पास। ये देखो 22 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल हमने काउंट करना है, तो कितने दिनों का डिफरेंस हुआ, 5 दिनों का। तो यहाँ पर हमारे जो हैं डेज कितने हैं, 5। अब हमें जो है इसको 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर जो है हमारे पास डेज़ की काउंटिंग 7 से ज़्यादा आती है तो ही हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से कम आती है तो हमें उसको 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्यूसडे में अगर हम 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, तो ट्यूसडे का दिन कौन सा होता है बच्चों, 2, है ना। 2 को अगर 5 में प्लस करते हैं तो 7 आता है, तो 7 पे कौन सा दिन आता है हमारे पास, संडे आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर हमने देखना है, अब एक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी साधारण वर्ष। ठीक है, एक हमारे पास होता है लीप ईयर, जिसको हम बोलते हैं लीप वर्ष, या कभी कभी हम इसको अधिवर्ष भी बोल देते हैं इन हिंदी। अब यहाँ पर जो है बच्चों समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से, है ना। अब यहीं पर जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अब इस कन्फ्यूज़न को हमने दूर करना है यहाँ से।
तो आपने ध्यान से समझना है, जब भी हम जो है नॉर्मल ईयर की बात करेंगे उसके अंदर हमारे पास कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर की बात करें तो हमारे पास इधर कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। अगर 365 डेज को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 डेज एक्स्ट्रा आता है, 1 डे, ओनली 1 डे, ठीक है। अगर 366 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने डेज आते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि नॉर्मल ईयर में कितने डेज एक्स्ट्रा हुए, 1 डे ओनली, और लीप ईयर के अंदर कितने डेज एक्स्ट्रा हुए, तो आप क्या कहोगे, 2 डेज, दो जो हमारे 2 डेज हैं वो इसके अंदर एक्स्ट्रा होंगे। कैसे निकाला हमने, इसको भी 7 से भाग किया और इसको भी 7 से भाग किया, जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा डेज, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर क्या देखना है, जो हमारे पास नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, इसमें जो फरवरी आती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की। और लीप ईयर में जो हमारी फरवरी आती है, जो फरवरी का महीना है वो कितने का होता है, 29 दिन का, ठीक है। अब सीधी सी बात हुई, जो हमारा लीप ईयर आता है वो कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है, ठीक है। अब आप जो हैं इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी का बर्थडे जो है 29 फरवरी को है तो वो 4 साल बाद आता है ना, अगर किसी का जन्म 29 फरवरी को हुआ है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे पास जो 29 की फरवरी आती है वो 4 साल बाद आती है। तो उस फरवरी को हम क्या बोलते हैं, उस फरवरी वाले साल को हम, जिसमें 29 की फरवरी होती है उसको बोलते हैं लीप ईयर, और जिसमें 28 की फरवरी होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर आपने समझा है कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या होता, फ़र्क होता है हमारे पास, तो वो आपके सामने है, ठीक है। लीप ईयर जो है हमारा 4 साल बाद आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर क्या रहेगा, हमें जो है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कैसे पहचानना है, ठीक है। अब उससे पहले आपने एक बात समझनी होगी, जो ये फरवरी है 28 की और 29 की, ये जो है इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यही जो है फरवरी जो है आपका इस चैप्टर के अंदर मेन रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेगी, है ना, तो हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमने क्या देखना है कि हमारे पास नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ ईयर लिख देता हूँ, जैसे 1991, 1992, 2004, 1856 या 2008, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो ईयर हमारे पास लिखे हुए हैं इन ईयर्स के अंदर हमने पहचानना है कि इनमें से नॉर्मल ईयर तो कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने लिखा 1991, अगर ये वाला ईयर मैं उठाता हूँ तो इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको मैं 4 से भाग करता हूँ। 91 को 4 से अगर मैंने भाग किया तो मुझे देखना है कि क्या ये 91 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसको मैं अगर 4 से पूरा पूरा भाग करता हूँ तो ये पूरा पूरा भाग नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि हमने जो है इसको 4 से ही क्यों भाग किया, इसके लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि जो हमारा लीप ईयर है वो 4 साल बाद आता है कैलेंडर के अंदर, इसलिए जो है हम इसको क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, है ना। तो अगर जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट, जिस भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 4 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं तो वो क्या होता है, लीप ईयर। और जिस भी ईयर के हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से पूरे पूरे भाग नहीं होते, जैसा कि 1991 में हमने किया, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है। अब नेक्स्ट देखो 1992, इसके हमने लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, फिर से किससे, 4 से। तो देखते हैं हम ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता, है ना।
तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1992 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमने इसके अंदर क्या जाना, हमने देखा कि अगर तो हम नॉर्मल ईयर की पहचान करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं किसी भी ईयर के हम उठा लेते हैं, तो उसका जो 4 से जो भाग करने के बाद रिमाइंडर बचता है तो वो तो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाएगा। जिसमें 4 से भाग करने पर रिमाइंडर नहीं बचता वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अगर सिंपल वर्ड के अंदर कहें, जिस भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाते हैं पूरे पूरे तो वो लीप ईयर है। और जिस भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से भाग नहीं होते तो वो हमारा कौन सा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर क्या जाना कि हमारे पास जो नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर में जो गैप आता है वो कितने सालों का आता है, 4 सालों का। ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर आपने एक बात समझनी होगी, जो हमारे पास सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर का मतलब जैसे जिसके पीछे 00 हो, इसको पहचानने की ट्रिक है ना। जैसे 1600 है, 1700, 1800 है ना, या 500, ये हमारे क्या है, शताब्दी ईयर इसको बोलते हैं। यानी कि शताब्दी वाले जो वर्ष होते हैं वो बोलते हैं इसको, जिनके पीछे 00 होती है। ठीक है। जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर या शताब्दी ईयर की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2000 जो है हमारा 400 से डिवाइड इसको करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि जो सेंचुरी ईयर है उसको हम 400 से क्यों डिवाइड करें। यहाँ तो हमने लीप ईयर को पहचानने के लिए 4 से डिवाइड किया और यहाँ हम 400 से कर रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर की बात होगी तो उसमें जो आपका लीप ईयर आएगा वो कितने सालों बाद आएगा, 400 सालों बाद आएगा। ठीक है। यानी कि जो सेंचुरी ईयर में जो हमारी फरवरी होगी 29 की, वो 400 सालों बाद आएगी। ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसको 400 से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है ना, पूरा पूरा भाग हो जाता है 2000। तो इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है, सन 2000 हमारा जो है। अब इसी तरह 1600 को हम 400 से भाग करते हैं तो ये भी पूरा पूरा कट जाता है 400 से, तो ये भी हमारा क्या है, लीप ईयर है। अगर 1700 की बात करें, अगर इसको 400 से डिवाइड करते हैं हम पूरा पूरा, तो ये 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। तो कहने का मतलब हमने इसके अंदर क्या सीखा कि जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर आएगा उसको हमने 400 से डिवाइड करना है, और जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर नहीं होगा, यानी कि ये इस तरह से ईयर लिखे होंगे जिसके पीछे 00 नहीं होगी, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देखना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ओनली सेंचुरी के केस में हमने क्या करना है, जिसके पीछे हमें 00 मिलेगी उसको हमने 400 से डिवाइड करना है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पहचानने के लिए। ठीक है। अब देखो कैलेंडर क्या कहता है कि 4 साल बाद जो है हमारे पास क्या आता है, लीप ईयर आता है। लेकिन जो है जब हम हमारा सेंचुरी ईयर बीच में आ जाता है तो वो बात जो है झूठी हो जाती है उसके अंदर। सपोज करो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1896 और यहाँ पर ले लेता हूँ 1900 और यहाँ पर ले लेता हूँ 1904। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि 4 साल बाद जो है हमारा लीप ईयर होगा। अब 1896 में और 1900 में कितने सालों का गैप है, 4 सालों का। तो आप कहोगे 1900 जो है क्या है, लीप ईयर है। तो ये बात सरासर गलत है इसके अंदर। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी हमारा शताब्दी वर्ष होगा उसको हम 400 से भाग करेंगे, और अगर हम इसको देखते हैं कि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है हम इसको उठाते हैं इसके, तो 4 से भाग करते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर। और जबकि ये हमने डिवाइड किया, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग करेंगे तो ये भी हमारा लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर हमारा लीप ईयर जो है कितने सालों बाद आया, 8 सालों बाद। तो ये बात झूठी हुई ना इसके अंदर कि 4 साल बाद जो है हमारा लीप ईयर आता है। तो कुछ केस इसके अंदर ऐसे भी बनेंगे जहाँ पर एक्सेप्शन केस हैं, वो भी आपने समझना है इसके अंदर। जब भी बीच में सेंचुरी आ जाएगी ईयर के एंड में, तो उसको आपने 400 से डिवाइड करके देखना है कि वो हमारा
लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो जिस भी बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी तो उसका पूरा कैलेंडर चैप्टर जो है वो सोल्व हो जाता है यहीं पर। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर चैप्टर के क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर टॉपिक के साथ।